हाय स्टूडेंट्स, हम लोग नीट के स्पेशल सीरीज में काम कर रहे हैं और इसमें आज आपको मैं डी ब्रॉगली इक्वेशन पे चर्चा करूंगा। और ये डी ब्रॉगली का इक्वेशन कहां से आया, क्या थॉट्स था डी ब्रॉगली का, उसको थोड़ा सुन लीजिए क्योंकि मैं उसको राइट डाउन नहीं करूंगा। सीधे इक्वेशन और सीधे हम लोग क्या करेंगे, फोकस करेंगे कि इसके बेस पे जो क्वेश्चंस आता है उसको कैसे आप सॉल्व करें। तो आप ये सुनिए कि डी ब्रॉगली का जो थॉट्स था वो लाइट के कंसेप्ट से समझिए, एक तरह से चुराया हुआ कंसेप्ट। लाइट पे चल रहा था कंसेप्ट कि लाइट के पास दोनों नेचर है, डुअल नेचर ऑफ लाइट की चर्चा चल रही थी उस समय में कि लाइट के पास डुअल नेचर है, पार्टिकल नेचर, जिसके लिए आप करपस्कुलर थ्योरी पढ़ते हैं। उसके बाद चर्चा हुआ था हाइगन थ्योरी का, जिससे चर्चा हुआ था कि लाइट के पास वेव नेचर है। उसको आइंस्टाइन ने क्या किया था, दोनों को मर्ज करके एक इक्वेशन लगा दिया, एक थ्योरी दे दिया कि लाइट के पास डुअल नेचर है। और आइंस्टाइन ने यह बताया कि लाइट के पास वेलोसिटी है, अर्थात उसके वो एक पार्टिकल नेचर रखता है, लेकिन लाइट के पास वेवलेंथ है, लाइट के पास फ्रीक्वेंसी है, लाइट के पास लाइट के पास वेवलेंथ है, लाइट के पास फ्रीक्वेंसी है, इंटरफ्रेंस है, डिफ्रैक्शन है। तो ये सब चीज ये शो किया कि लाइट के पास वेव नेचर है और उन्होंने अपना एक थ्योरी दे दिया, डुअल नेचर ऑफ लाइट। डी ब्रॉगली ने उसी चीज को कहा कि इलेक्ट्रॉन भी कैथोड रे से डिस्कवर हुआ है, अर्थात जब लाइट के पास डुअल नेचर है तो इलेक्ट्रॉन के पास भी क्या होगा, डुअल नेचर होगा। और उसी बात को उन्होंने इलेक्ट्रॉन पे लागू किया और आइंस्टाइन के थ्योरी को, प्लैंक के थ्योरी को मिला करके एक अपना नया थ्योरी दिया और नाम दिया डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आइए जानते हैं इस बात को। आप E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, आइंस्टाइन इक्वेशन आप पढ़ते होंगे, यहाँ पे m मास की वेलोसिटी ऑफ लाइट है, E एनर्जी है, E इक्वल टू h न्यू, प्लैंक्स इक्वेशन है, h न्यू h प्लैंक कांस्टेंट और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। अब देखो ये एनर्जी तो mc स्क्वायर इक्वल टू h न्यू को मैंने c बाय लैम्डा लिखा, ये c और c कैंसिल हुआ, यानी लैम्डा इक्वल टू h बाय mc। ये वेयर c वेलोसिटी ऑफ लाइट कहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी कहिए। कहते हैं इफ v be the velocity of electron, यानी v जो है इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी है, यहाँ पे c जो होगा कहते हैं उसको v कर देंगे, या कोई इलेक्ट्रॉन लाइट पार्टिकल भी हो जाए तो यहाँ पे c को v करेंगे तो लैम्डा बराबर h बाई एम। ये डी ब्रॉगली ने c को क्या कर दिया, v कर दिया। लाइट के लिए ये था और डी ब्रॉगली ने यहाँ पे कहा कि ये कॉमन कर दे, इलेक्ट्रॉन ही नहीं, वो कहा किसी के पास, किसी बॉडी के पास वेव नेचर हो सकता है, वो डिपेंड करेगा वेलोसिटी पे। तो लैम्डा इज इक्वल टू h बाई एम होगी क्या, आपके पास, मेरे पास या किसी के पास वेव नेचर है जी। आपका ये क्यों है, जैसे अगर मेरे आपके पास है, ये मैं रुका हूं तो मेरा वेवलेंथ जो होगा कहते इनफाइनाइट होगा। तो इनफाइनाइट लेंथ है एक वेव, जैसे आप कहते हो कि ये लैम्डा है और इसका वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए, दैट मींस आप कहेंगे कि ये लैम्डा है ही नहीं, मतलब ये है पार्टिकल नेचर है, तो लैम्डा इक्वल टू h बाई एम भी। तो ये डी ब्रॉगली इक्वेशन है। एम भी जो आप फिजिक्स में पढ़ोगे लीनियर मोमेंटम, तो लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी। अब देखो h कांस्टेंट, ये इक्वल लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1 बाई पी, तो लैम्डा p इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा, लैम्डा 1 p1 लैम्डा 2 p2 होगा। लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 जो होगा वो p2 बाई p1 होगा। इस पे ऑब्जेक्टिव बहुत आया हुआ है आप लोग को, लैम्डा 1 इज टू लैम्डा 2, p2 इज टू p1, या अगर तीन लैम्डा के साथ मोमेंटम का रेशियो कहे, लैम्डा 1 इज टू लैम्डा 2 इज टू लैम्डा 3 इज इक्वल टू 1 बाई p1 इज टू 1 बाई p2 1 बाई p3। अब लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन ए, मान लो ये a नंबर है, कहते हैं फॉर अ पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल हो जाए, ये m कांस्टेंट होगा, m कांस्टेंट h कांस्टेंट, तो लैम्डा प्रोपोर्शनल 1 बाई v होगा। अब यहां से देखिए मैंने लिखा कि व्हेन वेलोसिटी टेंड्स टू 0, अगर ये वेलोसिटी 0 हो जाए तो लैम्डा क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो आपको ये देखना है कि वेलोसिटी, यानी कहते हैं इलेक्ट्रॉन जो मूवेबल है, कहते हैं वो कभी रेस्ट में नहीं हो सकता है, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉन रेस्ट में होगा उसका वेवलेंथ क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इतना ही नहीं, इसी थ्योरी से एक नया बात आपको मैं बता दूं, न्यूक्लियस के बारे में भी कहा जाता है कि न्यूक्लियस भी अपने एक्सिस पे मूवेबल है, अपने एक्सिस पे मूवेबल है। क्योंकि अगर न्यूक्लियस भी रेस्ट में हो जाए तो उसका वेवलेंथ क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो याद रखना कि v टेंड्स टू 0, लैम्डा टेंड्स टू इनफाइनाइट, यानी लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1 बाई v होता है। लैम्डा इज इक्वल टू h बाई एम भी, ये फॉर्मूला पे आपको न्यूमेरिकल आएगा,
ये डी ब्रॉगली का इक्वेशन है, लेकिन इसमें कुछ और काम होके आता है, मैं उसकी चर्चा करता हूं। क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी और वेवलेंथ में चर्चा होता है। क्योंकि आप काइनेटिक एनर्जी और पार्टिकल हाफ mv² पढ़ते हैं, तो हम उससे भी चर्चा करेंगे। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल लाएंगे। आप इतना से ये जान लें कि आइंस्टाइन और प्लैंक कांस्टेंट को मिला करके डी ब्रॉगली ने दिया। थॉट्स क्या था कि अगर लाइट के पास ड्यूअल नेचर है तो इलेक्ट्रॉन भी क्या हुआ है, कैथोड रे से डिस्कवर्ड हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन के पास भी ड्यूअल नेचर होगा। और उन्होंने एक इक्वेशन बना दिया, λ/h, लैम्डा h/mv या लैम्डा h/p। दिस इज डी ब्रॉगली इक्वेशन। इस पे हम क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन इसमें कुछ और थ्योरी आप जान लीजिए। कहते हैं कि वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल में क्या रिलेशन होगा। यानी आपको कभी कभी क्या करेगा कि काइनेटिक एनर्जी दे देगा और पार्टिकल का वेवलेंथ आपसे मांगेगा। तो आइए चर्चा करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन होगा, उसको देखते हैं, फिर क्वेश्चंस की बात करेंगे। टॉपिक लेते हैं रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड काइनेटिक एनर्जी। आप काइनेटिक एनर्जी और लैम्डा के बीच रिलेशन लीजिए। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। अब काइनेटिक, यहां पे मैंने m का स्क्वायर किया, इधर भी m लगा दिया, m और दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया। काइनेटिक एनर्जी इनटू m = हाफ m² v²। mv को आपको कहते हैं लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम का mv का स्क्वायर मतलब p का स्क्वायर। p इक्वल टू होगा 2m इनटू काइनेटिक एनर्जी। नॉर्मल बात है, नॉर्मल बात। जो हाफ mv² है उसी को मैंने इस तरफ इस टर्म में ला लिया। तो अब बताओ, ये जो लीनियर मोमेंटम है 2m काइनेटिक एनर्जी, लैम्डा बराबर h/p होगा। तो p के जगह पे आप इतना रख लीजिए। यानी यदि मुझे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी देगा, ये इलेक्ट्रॉन का मास होगा, ये क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, लैम्डा निकाल लीजिए। अगर प्रोटॉन का अगर कहेगा तो प्रोटॉन का काइनेटिक एनर्जी देगा, तो ये प्रोटॉन का मास लेना पड़ेगा, और ये तो कांस्टेंट है। एक बात, चार्ज पार्टिकल के लिए फिजिक्स में आप पढ़े होंगे कि चार्ज पार्टिकल की जब काइनेटिक एनर्जी की बात होती है तो चार्ज इनटू मोमेंटम, चार्ज इनटू पोटेंशियल की बात करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी को आप ईवी लिखेंगे, तो लैम्डा = h/√2m इनटू चार्ज इनटू कितना, पोटेंशियल। इस पे भी आ सकता है, फिजिक्स में क्वेश्चन आ जाएगा, इस पे फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों जगह आ जाएगा। अब आइए, ये आपको याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी लैम्डा में रिलेशन है। अब आइए कैलकुलेट नंबर ऑफ वेव, मैं दिखा रहा हूं इन एन ऑर्बिट ड्यूरिंग वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहता है ऑर्बिट में यदि इलेक्ट्रॉन एक बार घूमता है तो कितना वेव जनरेट करता है, नंबर ऑफ वेव। मान लिया लैम्डा विद द वेवलेंथ ऑफ 1 वेव, जैसे मान लो ये यहां पे ये इसका लेंथ मैंने लैम्डा माना है, द नंबर ऑफ वेव। तो भाई किसी ऑर्बिट का सरकमफ्रेंस पूरा लेंथ ले लीजिए, तो पूरा लेंथ 2πr, r है रेडियस, और लैम्डा को 1 वेव का वेवलेंथ माना, तो नंबर ऑफ वेव इक्वल टू 2πr बाय लैम्डा। तो नंबर ऑफ वेव 2πr, और लैम्डा के जगह पे अभी आपने पढ़ा h/mv, तो लैम्डा के जगह पे h/mv, mv यहां गया। अब ये mvr और ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम आप जानते होंगे mvr nh/2π होता है। mvr ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, बोर्ड का कांसेप्ट, nh/2π मैंने पीछे डिस्कस कर दिया है। तो nh/2π, h कैंसिल, 2π कैंसिल, यानी नंबर ऑफ वेव यहां पे n हो गया। दिस इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यानी कहने का मतलब ये है कि किसी ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन एक बार मूव करेगा, एक रिवॉल्यूशन करेगा, तो कितना वेव जनरेट करेगा वो उसके ऑर्बिट नंबर के बराबर होगा। नंबर ऑफ वेव बराबर n, जब एक बार 2πr से लाए एक सरकमफ्रेंस। तो अगर मैंने यहां पे इसे बनाया, थोड़ा सा बहुत अच्छा नहीं बना है, लेकिन गिनो, यहां से गिनता हूं, ये एक वेव, 1 2 3 4 5 6 वेव है। तो ये 6 वेव है, और कहा देगा ये किस ऑर्बिट को इंडिकेट करेगा, तो कहना ये 6 नंबर ऑर्बिट को इंडिकेट करेगा, क्योंकि 6 वेव छठे ऑर्बिट में जनरेट होगा। अगर यहाँ पे 4 वेव बनता तो इनका वैल्यू 4 होगा। ऑब्जेक्टिव में ये कई बार आया है, किसी ऑर्बिट में जब 1 इलेक्ट्रॉन 1 टाइम रिवॉल्व करता है तो नंबर ऑफ वेव कितना जनरेट करेगा, तो ऑर्बिट नंबर के बराबर। क्लियर है? आइए इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चन करा देते हैं, आप खुद भी प्रैक्टिस कीजिएगा, आपसे अब क्वेश्चंस बनेगा। आइए, लेकिन 1-2 क्वेश्चन इसके बेस पे। आइए 2 क्वेश्चन आपके सामने रखा हूं डी ब्रॉगली के कंसेप्ट पे। कंसेप्ट आपके सामने था, कहते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ, यानी मुझे लैम्डा निकालना है, जिसका फॉर्मूला आप जानते हैं, h/mv होता है, h/p होता है। मोमेंटम देगा तो p लगाना, मास वेलोसिटी देगा तो h/mv लगाना। कहता है ऑफ ए पार्टिकल विथ मास 1 ग्राम, मास 1 ग्राम एंड वेलोसिटी इतना 100 मीटर पर सेकेंड। अब यहां पे देखो क्या गलती होता है, ये SI सिस्टम में दिया है और ये ग्राम यानी CGS सिस्टम में दिया है, और आपको आंसर SI सिस्टम में दिया है। तो ये हम लोग का काम होगा कि इस
ग्राम को बदल देंगे क्यों चीज में, केजी में, ताकि सब एसआई सिस्टम में आ जाए। फॉर्मूला लगा देंगे h/mv। तो अब बताओ लेमडा निकालना है, h का वैल्यू वो भी एसआई सिस्टम में 6.625 10 का पावर -34 h/m, मास 1 ग्राम दिया है तो 1 ग्राम को 10 का पावर -3 करेंगे और इनटू h/mv भी कितना है 100। अब देखो कितना आसान है, ये -3 यहां 2 तो पावर -1, ऊपर जाके फिर ये पावर +1 होगा, एक पावर यहां से घट के -3 हो जाएगा, यानी 6.625 10 का पावर -33। तो 6.625 को यहां पे 3 लिखा है क्योंकि हर टर्म में वही लिखा है इसलिए कंफ्यूज नहीं आएगा। 625 को अब आप देख लीजिए -33 है और ये आपके क्वेश्चन आंसर ऐसे तो बनाना है। आइए फिर कहते हैं de Broglie wavelength एसोसिएटेड विद अ बॉल, यहां पे मास 1 kg दिया है, ये एसआई सिस्टम। काइनेटिक एनर्जी जूल में दिया है, ये भी एसआई सिस्टम, तो h को जूल में लेना पड़ेगा। तो आप देखो काइनेटिक एनर्जी के टर्म में है h/√2m इनटू काइनेटिक एनर्जी, यानी लैम्डा इज इक्वल टू होगा h का वैल्यू 6.625 10 का पावर -34 √2m, m है मास, मास यहां पे 1 kg दिया, 2m इनटू काइनेटिक एनर्जी 0.5। अब देखो कैलकुलेशन इतना आसान है, 0.5 को आप क्या करेंगे, इनटू करेंगे 0.5 और इनटू 2 करेंगे तो 1 हो जाएगा और 1 का रूट फिर से 1 हो जाएगा। तो जब ये 1 हो जाएगा तो लेमडा इतना ही हो जाएगा और आप देख लीजिए 6.34 ये भी है, बाकी कहीं नहीं है उतना, देख लीजिए आप वहां पे ये 34 इतना एंगस्ट्रम में है, लेकिन यहाँ पे अब जो निकालेंगे मीटर में ही निकलेगा। तो देखो कभी कभी क्या होता है, कैलकुलेशन देख लीजिए, ऊपर में लगा कि कैसे होगा, लेकिन कितना आसान था। ये सब कहीं ना कहीं एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, कैलकुलेशन वेरी सिंपल। और ये आपका क्वेश्चन नंबर ये है, ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। ये था de Broglie इक्वेशन। हम आगे इस सीरीज में अब आपको क्वांटम नंबर से रिलेटेड टर्म पे बात करेंगे, लेकिन आप सब लेक्चर को देखिए और क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। जब एटॉमिक स्ट्रक्चर का टोटल लेक्चर आप देख लीजिएगा, आप क्वेश्चन बैंक चैप्टर वाइज पलटिएगा, किसी भी ईयर का आइदर फिजिक्स हो या केमिस्ट्री, अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आया होगा तो आपसे टोटल क्वेश्चन सॉल्व होगा। और मेरा यही पर्पस है कि आपके जब आप नीट का एग्जाम आप देंगे तो उस नीट के एग्जाम में आपके मेरे तरफ से, मेरे सहयोग से कुछ क्वेश्चंस अधिक बने, जितना आप जानते थे, जो अप्रोच आपके पास था उससे अधिक आपको क्वेश्चन सॉल्व हो। इसी शुभकामना के साथ हम आपको टॉपिक का हर लेक्चर डालते रहेंगे। इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।